सफेद के समंदर पर बसा वह शाही नगर, जहां हर सुबह मस्जिदों से अजान की सदा बुलंद होती और बाजारों में तिजारत का शोर गूंजता था। इस सल्तनत का नाम दर उस सलामजार था, जिसका हाकिम बादशाह सुल्तान जलालुद्दीन अल हाशमी मेरे था। वह एक नेक दिल, इंसाफ पसंद और अल्लाह से डरने वाला हुक्मरान था। उसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिलों में खौफ और आवाम के दिलों में मोहब्बत जाग उठती। सुल्तान जलालुद्दीन का ये उसूल था कि उसकी सल्तनत में किसी के साथ जुल्म न हो, हर शख्स को बराबर का इंसाफ मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मालिक हो या गुलाम। लेकिन इसी शहर में एक वाकया पेश आया जिसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। एक रोज फज्र की नमाज के बाद बादशाह अपने महल के अहाते में सैर कर रहा था कि अचानक एक बुजुर्ग औरत आहें भरती हुई महल के दरवाजे पर आ पहुंची। उसके चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू थे। पहरेदारों ने उसे रोका, मगर उसने कहा, मुझे सुल्तान से मिलने दो। मेरा मामला खुद बादशाह के सामने पेश होगा, क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। बात जब सुल्तान तक पहुंची तो उसने हुक्म दिया कि उस औरत को अंदर लाया जाए। जैसे ही वो बुजुर्ग औरत बादशाह के सामने आई, वो सुबकने लगी। बादशाह ने नरमी से कहा, अम्मा घबराओ मत, बताओ तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ है। औरत ने कहा, ए इंसाफ करने वाले सुल्तान, मैं एक बेबस मां हूं। मेरा इकलौता बेटा गुलाम के तौर पर एक अमीर सौदागर मालिक जहीरान्स के यहां काम करता था, लेकिन 3 दिन पहले वो अचानक गायब हो गया। मालिक जहिर कहता है कि वो भाग गया, मगर मेरा दिल गवाही देता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा इतना वफादार था कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे इंसाफ चाहिए। बादशाह ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें कैसे यकीन है कि तुम्हारा बेटा भागा नहीं है। बुजुर्ग औरत ने कहा, मेरे बेटे हरियाजक ने मुझसे कसम खाई थी कि जब तक उसकी सांस चलेगी वो अपने मालिक की ईमानदारी से खिदमत करेगा। वो गुलाम था, मगर वफादारी उसकी रग रग में बसी थी। मेरे बेटे ने कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं देखे थे, फिर वो कैसे मुझे तन्हा छोड़ सकता है। सुल्तान जलालुद्दीन ने फौरन तहकीकात करने का हुक्म दिया और अपने सबसे भरोसेमंद अफसर काजी अब्दुल रशीदान को बुलाया। काजी अब्दुल रशीद, जाओ और मालिक जहिर को मेरे सामने पेश करो, मुझे सच जानना है। कुछ ही घंटों में मालिक जहिर बादशाह के सामने पेश हुआ। उसने सलाम किया और झुकी हुई आवाज में कहा, ए सुल्तान, मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैंने अपने गुलाम को गायब किया, लेकिन यह सरासर झूठ है। मुझे क्या जरूरत है कि मैं अपने वफादार गुलाम को गायब करूं? वो खुद भाग गया होगा। बादशाह ने गहरी निगाहों से जहिर की तरफ देखा और कहा, अगर वो भागा होता तो उसका सामान भी साथ जाता, लेकिन हमें उसका कोई सुराग नहीं मिला। मालिक जहिर चुप रहा, जैसे कोई जवाब न हो। तभी एक नया गवाह सामने आया, राशिद, जो मालिक जहिर का ही नौकर था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ए सुल्तान, मैं जानता हूं कि रियाज भागा नहीं है। 3 दिन पहले आधी रात को मैंने मालिक जहिर को रियाज के साथ गुस्से में देखा था। वो उसे धमका रहे थे और फिर सुबह रियाज गायब था। बादशाह जलालुद्दीन का चेहरा सख्त हो गया। उसने जहिर से कहा, सच बताओ, वरना सजा के लिए तैयार रहो। मालिक जहिर पसीना पसीना हो गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया, मैं बेगुनाह हूं, ए सुल्तान। बादशाह ने हुक्म दिया कि मालिक जहिर को नजरबंद किया जाए और तहकीकात को आगे बढ़ाया जाए। शाम होते होते काजी अब्दुल रशीद ने एक नई खबर लाकर बादशाह के सामने रखी। शहर के बाहर रेगिस्तान के करीब एक पुराना कुआं था, जहां से अजीब आवाजें आ रही थीं। जब पहरेदारों ने जाकर देखा तो उन्हें वहां एक इंसानी चीख की हल्की गूंज सुनाई दी। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, उस कुएं को खोदा जाए। जब पहरेदारों ने कुआं खोदा तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। कुएं के अंदर एक जंजीरों में जकड़ा हुआ नौजवान पड़ा था, जो कि कोई और नहीं, रियाज हम था। वो बेहोश था मगर जिंदा था। जब रियाज को महल लाया गया और उसे होश आया तो उसने रोते हुए कहा, ए सुल्तान, मैं बेकसूर हूं। मालिक जहिर ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और जब मैंने बेगुनाही साबित करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे मारकर कुएं में फेंक दिया। अगर आपका इंसाफ न होता तो मैं वहीं मर जाता। बादशाह जलालुद्दीन ने गुस्से से मालिक जहिर की तरफ देखा और कहा, एक वफादार गुलाम को जुल्म का शिकार बनाने वाले के लिए हमारी सल्तनत में कोई जगह नहीं। फैसला सुनाया गया, मालिक जहिर को उसकी करतूतों की सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म होती है या कुछ और राज छिपे हैं? रियाज को जंजीरों से आजाद कर दिया गया था, मगर उसकी आंखों में वो दर्द और सदमा अब भी जिंदा था। सुल्तान जलालुद्दीन ने उसे पानी पिलाने का हुक्म दिया और कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है, मगर इससे पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे साथ कुएं में क्या हुआ था?
रियाज ने गहरी सांस ली और फिर कांपती आवाज में कहा, सुल्तान मुअज्जम, जब मालिक जहिर ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया तो मैंने रो रो कर अपनी बेगुनाही की दुहाई दी, मगर उसने मेरी एक न सुनी। उसने मुझे अपने नौकरों के साथ मिलकर कैद कर लिया और रात के अंधेरे में मुझे रेगिस्तान के उस कुएं में फेंक दिया। मुझे लगा कि मेरी मौत करीब आ गई है, लेकिन अल्लाह ने मेरी जान बचा ली। बादशाह जलालुद्दीन ने गुस्से से भरी आवाज में कहा, मालिक जहिर, अब भी कोई दलील बाकी है तुम्हारे पास, या तुम कबूल करोगे अपने गुनाह? मालिक जहिर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ऐ सुल्तान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने नफ्स के बहकावे में आकर यह सब किया, मगर मुझ पर रहम करो। बादशाह ने कड़क आवाज में कहा, हमारी सल्तनत में जालिमों के लिए कोई रहम नहीं। तुम्हें इस गलती की सख्त सजा मिलेगी। जैसे ही मालिक जहिर को सजा सुनाई गई, तभी काजी अब्दुल रशीद ने एक और अहम खबर दी। उन्होंने कहा, ऐ सुल्तान, जब हम कुएं के पास तहकीकात कर रहे थे तो हमें वहां एक और सुराग मिला। कुएं के करीब ही एक लाश मिली है जिसकी पहचान अभी तक नहीं हुई। बादशाह चौंक उठा। किसकी लाश है ये? कहीं ये किसी और बेगुनाह की जान तो नहीं? लाश को महल लाया गया और जब उसका चेहरा सामने आया तो एक सिपाही हड़बड़ाकर बोला, ऐ सुल्तान, ये शख्स मालिक जहिर के ही कारिंदों में से एक था, मगर कुछ ही रोज पहले से यह नजर नहीं आ रहा था। रियाज की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने कहा, हां, यही वो आदमी था जो मालिक जहिर के साथ मिलकर मुझे मारना चाहता था, मगर शायद खुद भी किसी साजिश का शिकार हो गया। बादशाह गहरी सोच में पड़ गया। अगर मालिक जहिर ने ही यह सब किया था तो फिर उसका अपना कारिंदा क्यों मारा गया? क्या यह किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा था? काजी अब्दुल रशीद ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, हमें इस मामले की गहराई तक जाना होगा। हो सकता है कि मालिक जहिर भी किसी और के इशारे पर चल रहा हो। बादशाह ने सर हिलाया। अगर इस सल्तनत में कोई और ताकत है जो ऐसे गुनाहों को बढ़ावा दे रही है तो हमें उसे भी बेनकाब करना होगा। रियाज को अब महल में ही ठहराया गया, मगर उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। उसने बादशाह से कहा, ऐ सुल्तान, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी जान बचाई, मगर मैं अपनी मां के पास जाना चाहता हूं। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, अपनी मां से मिलो, मगर खबरदार रहना, अगर कोई भी अजनबी तुम्हारे आसपास नजर आए तो हमें फौरन इतला देना। रियाज ने सिर झुकाकर शुक्रिया अदा किया और महल से बाहर निकला, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। रियाज जब अपनी मां के पास पहुंचा तो उसकी मां की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपने बेटे को सीने से लगाकर कहा, बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत है, मगर मैं डर रही हूं। मुझे लगता है कि तेरा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। रियाज ने अपनी मां को तसल्ली दी, अम्मी, अब कुछ नहीं होगा। सुल्तान ने इंसाफ किया है, मालिक जहिर को उसकी सजा मिलेगी। मगर तभी बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। जब रियाज दौड़कर बाहर गया तो उसने देखा कि एक नौजवान खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसने कांपती आवाज में कहा, रियाज, बचाओ, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। रियाज घबरा गया। उसने उस शख्स को पहचाना। वो मालिक जहिर के दूसरे गुलामों में से एक था, मगर उसकी सांसें टूट रही थीं। रियाज समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसने घबराकर अपने दोस्तों को बुलाया और उस घायल नौजवान को सहारा दिया, मगर वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सका। उसकी मौत से पहले के आखिरी लफ्ज थे, जहिर अकेला नहीं था, असल खेल कहीं और से खेला जा रहा है। रियाज के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। रियाज ने तेजी से इधर उधर देखा। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और सन्नाटा ऐसा कि किसी की सांस भी सुनाई दे। हवा में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। उसने जल्दबाजी में उस लाश को वहीं छोड़कर सुल्तान जलालुद्दीन को इस हादसे की इत्तला देने का फैसला किया। वो जैसे ही महल की तरफ बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नजर नहीं आया। सुल्तान जलालुद्दीन अपने कासिदों के साथ किसी अहम मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे कि तभी रियाज हांफता हुआ महल में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। सुल्तान ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ रियाज, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रियाज ने हाथ जोड़कर कहा, ऐ सुल्तान, एक और कत्ल हो चुका है। मालिक जहिर के एक और गुलाम की लाश मेरे घर के पास मिली। मरने से पहले उसने कहा कि जहिर अकेला नहीं था, कोई और भी इस साजिश में शामिल है। बादशाह के चेहरे पर एक गुस्से और हैरत का रंग उभरा। उन्होंने अपने वजीर को हुक्म दिया, तुरंत तहकीकात शुरू करो।
जो भी इस मामले में शामिल हो उसे बेनकाब किया जाए। काजी अब्दुल रशीद जो दरबार में मौजूद थे, उन्होंने कहा, ऐ सुल्तान, हमें जल्द ही इस मामले की तह तक पहुंचना होगा, वरना यह साजिश और गहरी हो सकती है। दरबार से निकलते ही रियाज ने महसूस किया कि उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उसे हर जगह अजनबी आंखें घूरती महसूस हो रही थीं। जैसे ही वह अपने घर की तरफ लौटा, एक नकाबपोश शख्स उसके सामने आ खड़ा हुआ। रियाज के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह शख्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और हल्की आवाज में बोला, रियाज, तुम जितना गहरे जाओगे उतना ही खतरा बढ़ेगा, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। रियाज ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम और क्यों चाहते हो कि मैं पीछे हट जाऊं? नकाबपोश हंसा, क्योंकि तुम एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुके हो जिसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो इसे यहीं छोड़ दो। रियाज ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं किसी से नहीं डरता, अगर मुझे सच का सामना करना है तो मैं करूंगा। इतना सुनते ही वह नकाबपोश शख्स तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। रियाज समझ चुका था कि यह मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। अगले दिन मालिक ज़हिर को फिर से दरबार में लाया गया। अब वह पहले की तरह अकड़ में नहीं था। वह कांप रहा था और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। सुल्तान ने उसकी तरफ देखा और कहा, ज़हिर, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो तुम्हारी सजा और बढ़ा दी जाएगी। बताओ, क्या तुम अकेले इस गुनाह में शामिल थे या कोई और भी तुम्हारे साथ था? ज़हिर ने कांपती आवाज में कहा, ऐ सुल्तान, मैं अपनी जान की भीख मांगता हूं। मैं अकेला नहीं था, मुझे किसी और से हुक्म मिला था। सुल्तान ने गुस्से से पूछा, किसने हुक्म दिया था? नाम बताओ। ज़हिर ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, वह महल के ही किसी बड़े आदमी का हुक्म था। मैं उनका नाम नहीं ले सकता। अगर मैंने नाम लिया तो मेरी जान चली जाएगी। सुल्तान का चेहरा सख्त हो गया। अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हारी जान वैसे भी नहीं बचेगी। तुम्हें सच बोलना ही होगा। ज़हिर की आंखों में डर था। उसने सिर झुका लिया और कहा, मैं नाम नहीं ले सकता, मगर एक सुराग दे सकता हूं। महल के अंदर ही कोई बहुत ताकतवर इंसान इस साजिश को चला रहा है। उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। सुल्तान ने अपने वजीर से कहा, इस मामले की ओर तहकीकात करो। हमें जल्द से जल्द असली गुनहगार तक पहुंचना होगा। अब रियाज की जान और भी खतरे में थी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हमें महल के अंदर किसी से मदद लेनी होगी। कोई तो ऐसा होगा जो हमारा साथ देगा। उसके दोस्त असीम ने कहा, लेकिन महल के अंदर किस पर भरोसा करें? अगर ज़हिर सच कह रहा है तो वहां का हर बड़ा आदमी शक के घेरे में आ जाता है। रियाज ने कहा, हमें किसी तरह असली गुनहगार तक पहुंचना होगा। मैं सुल्तान से इजाजत लेकर महल में ही रहने का फैसला करता हूं, ताकि मैं खुद इस साजिश की तह तक पहुंच सकूं। अगले दिन रियाज ने सुल्तान जलालुद्दीन से कहा, ऐ सुल्तान, मुझे इस मामले की गहराई तक जाने दीजिए। मुझे लगता है कि अगर मैं महल के अंदर रहूंगा तो मैं असली गुनहगार का सुराग पा सकता हूं। सुल्तान कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, मगर खबरदार रहना। अगर तुम्हें कोई भी संदिग्ध हरकत नजर आए तो हमें फौरन इत्तला देना। रियाज अब महल में ही रहने लगा था। उसने वहां के हर छोटे बड़े आदमी पर नजर रखनी शुरू कर दी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात जब वह अपनी कोठरी में सो रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे मारने के लिए उसके पास आ रहा है। उसने झट से अपना खंजर निकाला और दरवाजा खोलकर बाहर झांका, मगर वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसके पीछे से किसी ने हमला किया। वह जैसे तैसे बचा, मगर उसके कंधे पर हल्की चोट आ गई। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो हमलावर नकाब पहनकर भाग रहा था। रियाज ने चिल्लाकर सिपाहियों को बुलाया, मगर तब तक वह शख्स गायब हो चुका था। रियाज अब पूरी तरह समझ चुका था कि वह एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुका है जिसमें हर मोड़ पर धोखा और खून बहाने की साजिशें छिपी हुई थीं। किसी ने उस पर हमला किया था, मगर अंधेरे का फायदा उठाकर कातिल बच निकला। सुल्तान जलालुद्दीन को जब इस हमले की खबर मिली तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपने वजीर से कहा, अब यह मामला और संजीदा हो चुका है। अगर महल के अंदर कोई ऐसा है जो रियाज की जान लेना चाहता है तो हमें उसे जल्द से जल्द बेनकाब करना होगा। रियाज अपने जख्म पर मरहम लगा रहा था। तभी उसका दोस्त असीम वहां पहुंचा और धीरे से बोला, रियाज, मैंने कुछ अजीब देखा है। रियाज चौंक गया। क्या देखा तुमने? असीम ने इधर उधर देखा और फिर फुसफुसाते हुए कहा, जब तुम पर हमला हुआ तब मैंने देखा कि महल के एक खुफिया दरवाजे से कोई बाहर निकला था। वह शख्स बहुत तेजी से घोड़े पर सवार होकर गायब हो गया। रियाज की आंखों में चमक आ गई। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? असीम ने सिर हिलाया। नहीं, मगर उसके हाथ में एक अजीब सी अंगूठी थी जो मैंने पहले भी देखी है। वह अंगूठी
सिर्फ महल के खास लोगों को दी जाती है। रियाज को अब यकीन हो गया था कि महल के अंदर ही कोई बड़ा आदमी इस साजिश को चला रहा था। अब बस यह पता लगाना था कि वह शख्स कौन था। अगले दिन रियाज ने सुल्तान से इजाजत ली कि वह महल के उन लोगों से मिले जो इस अंगूठी को पहनते थे। सुल्तान ने उसे इजाजत दे दी, मगर साथ ही कहा, खबरदार रहना, अगर असली गुनहगार को पता चला कि हम उसके करीब पहुंच चुके हैं तो वह और बड़ा हमला कर सकता है। रियाज ने धीरे धीरे तहकीकात शुरू की। एक दिन वह महल के पुराने दस्तावेज देख रहा था, तभी उसे एक नाम पर शक हुआ, वजीर ए आला नासिर उद्दीन। नासिर उद्दीन सुल्तान के सबसे करीबी लोगों में से था और वह सालों से सल्तनत के बड़े फैसलों में शामिल था। मगर रियाज को तब यकीन हुआ जब उसने नासिर उद्दीन की उंगलियों में वही अंगूठी देखी जो उसके दोस्त असीम ने बताई थी। अब रियाज को पूरा यकीन हो गया था कि नासिर उद्दीन ही वह शख्स है जो पर्दे के पीछे से यह साजिश चला रहा था। मगर सवाल यह था कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। रियाज ने सुल्तान से दरबार में हाजिर होने की इजाजत मांगी। जब वह दरबार में पहुंचा तो उसने सुल्तान के सामने सारा हाल सुनाया। सुल्तान ने नासिर उद्दीन की तरफ देखा और कहा, क्या यह सच है नासिर? क्या तुम ही इस साजिश के पीछे थे? नासिर उद्दीन पहले तो सकपका गया, मगर फिर उसने अपनी सफाई में कहा, ऐ सुल्तान, यह झूठ है। यह गुलाम मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। रियाज ने जवाब दिया, अगर आपको यकीन नहीं तो मैं सबूत पेश कर सकता हूं। यह अंगूठी इसी आदमी की है और मेरे दोस्त असीम ने इसे महल से भागते हुए देखा था। सुल्तान ने नासिर उद्दीन की तरफ देखा और गुस्से से कहा, अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें इस मामले की जांच में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, मगर अगर तुम झूठे निकले तो याद रखना, हमारी सल्तनत में गद्दारों की कोई जगह नहीं है। नासिर उद्दीन अब बुरी तरह फंस चुका था। उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। कुछ ही दिनों बाद नासिर उद्दीन की कोठरी की तलाशी ली गई। वहां से कुछ ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जिनसे साफ हो गया कि वह मालिक जहिर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा था। जब सुल्तान के सामने यह सबूत रखे गए तो उन्होंने गुस्से से कहा, नासिर उद्दीन, तुम्हारी गद्दारी अब सबके सामने आ चुकी है। अब बताओ, तुमने यह सब क्यों किया? नासिर उद्दीन, जो अब तक चुप था, अचानक हंस पड़ा। उसने कहा, ऐ सुल्तान, अगर तुम समझते हो कि यह सब मैंने अकेले किया तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं तो महज एक मोहरा था, असली खेल अब भी बाकी है। सुल्तान ने अपने सिपाहियों को इशारा किया, इसे कैद खाने में डाल दो, हमें इससे और भी हकीकत उगलवानी होगी। रियाज को लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, मगर नासिर उद्दीन की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। क्या वाकई कोई और भी था जो इस साजिश को चला रहा था? क्या अभी भी सल्तनत के अंदर कोई ऐसा था जो बादशाह के खिलाफ कोई और बड़ा कदम उठाने वाला था? रियाज को अब यह समझ आ गया था कि उसकी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे और गहराई तक जाना था, क्योंकि अगर उसने अब रुकने की गलती की तो शायद साजिश और भी आगे बढ़ जाएगी। अब उसे यह पता लगाना था कि नासिर उद्दीन के पीछे कौन था। नासिर उद्दीन की गिरफ्तारी के बाद महल में एक अजीब सी खामोशी थी। हर कोई हैरान था कि सुल्तान के सबसे वफादार लोगों में से एक इतना बड़ा गद्दार निकला। मगर रियाज को चैन नहीं आ रहा था। नासिर उद्दीन ने जो आखिरी बात कही थी वही उसके दिल में खटका पैदा कर रही थी। मैं तो महज एक मोहरा था, असली खेल अब भी बाकी है। सुल्तान जलालुद्दीन ने नासिर उद्दीन को कड़ी सुरक्षा में कैद करवा दिया था, लेकिन रियाज जानता था कि अगर साजिश के असली सरगना तक पहुंचना है तो उसे नासिर उद्दीन से और सच उगलवाना होगा। रियाज सुल्तान से इजाजत लेकर कैद खाने पहुंचा। अंधेरे और सीलन भरी कोठरी में नासिर उद्दीन जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सी शरारत थी, जैसे वह जानता हो कि यह खेल अब भी खत्म नहीं हुआ। रियाज ने सख्त लहजे में कहा, सच बोलो नासिर उद्दीन, तुम्हें किसने इस साजिश में शामिल किया था? कौन है असली गुनहगार? नासिर उद्दीन मुस्कुराया, तुम बहुत जल्दी में हो रियाज, लेकिन मैं तुम्हें एक सुराग दे सकता हूं। अगर तुम्हें असली गुनहगार तक पहुंचना है तो महल के सबसे पुराने दस्तावेजों को देखो, वहां तुम्हें हर जवाब मिल जाएगा। रियाज को कुछ समझ नहीं आया, मगर इससे पहले कि वह और कुछ पूछता, अचानक एक तीर आया और नासिर उद्दीन के सीने में जा ढसा। रियाज ने झट से पलट कर देखा, मगर अंधेरे में कोई नजर नहीं आया। जब उसने फिर नासिर उद्दीन की तरफ देखा तो वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। देखो, महल के दस्तावेज, उसमें साजिश का हर राज छुपा है। और इतना कहकर नासिर उद्दीन की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। रियाज हक्का बक्का रह गया। किसी ने नासिर उद्दीन को मारकर हमेशा के लिए उसकी जुबान बंद कर दी थी। मगर यह साफ था कि यह मामला जितना सोचा था
उससे कहीं बड़ा था। रियाज ने सुल्तान को इस हादसे की इत्तला दी। अब सुल्तान को भी समझ आ गया था कि दुश्मन कोई बहुत बड़ा और चालाक आदमी था। उन्होंने रियाज को हुक्म दिया कि वह महल के पुराने दस्तावेजों को खंगाले। रियाज और उसके दोस्त असीम ने महल की लाइब्रेरी में जाकर सबसे पुराने दस्तावेज निकालने शुरू किए। कई घंटे की मशक्कत के बाद उन्हें एक ऐसा दस्तावेज मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यह एक बेहद पुराना फरमान था जिसमें लिखा था कि सालों पहले सुल्तान जलालुद्दीन के वालिद यानी पुराने बादशाह ने अपने ही एक वजीर को गद्दारी के जुर्म में सजा-ए मौत दी थी। उस वजीर का नाम था तैमूर बेग। रियाज ने असीम की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह तैमूर बेग का मामला इस साजिश से जुड़ा हो सकता है? असीम ने दस्तावेज को गौर से देखा और कहा, अगर ऐसा है तो हमें यह पता लगाना होगा कि तैमूर बेग का परिवार आज कहां है। हो सकता है कि यह पूरी साजिश बदले की आग में रची जा रही हो। रियाज और असीम ने तहकीकात जारी रखी। कुछ ही दिनों बाद उन्हें पता चला कि तैमूर बेग का एक बेटा था, शमसुद्दीन बेग। यह नाम सुनते ही रियाज और असीम के रोंगटे खड़े हो गए। शमसुद्दीन बेग कोई और नहीं बल्कि सुल्तान जलालुद्दीन के दरबार का सबसे सम्मानित और करीबी आदमी था। वह कई सालों से महल में वजीर खास के तौर पर काम कर रहा था और किसी को उस पर शक तक नहीं था। रियाज समझ चुका था कि यही आदमी इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड था, मगर अब सवाल यह था कि वह इसे बेनकाब कैसे करे। रियाज ने सुल्तान को जब यह बात बताई तो सुल्तान पहले तो यकीन नहीं कर पाए। शमसुद्दीन बेग, यह कैसे मुमकिन है? वह तो मेरा सबसे भरोसेमंद वजीर है। रियाज ने कहा, ऐ सुल्तान, यही तो उसकी चालाकी थी। वह इतने सालों से आपके करीब रहकर आपकी सल्तनत को अंदर से कमजोर कर रहा था। उसने मालिक जहिर और नासिर उद्दीन को अपनी चालों में फंसाया और जब नासिर उद्दीन पकड़ा गया तो उसे भी मरवा दिया ताकि वह उसका नाम ना ले सके। अब सुल्तान के सामने पूरा सच आ चुका था। सुल्तान ने अपने खास सिपाहियों को बुलाकर कहा, शमसुद्दीन बेग को दरबार में बुलाया जाए, मैं खुद उससे पूछताछ करूंगा। मगर जब सिपाही शमसुद्दीन को पकड़ने उसके महल गए तो वहां सिर्फ खाली कमरे मिले। वह वहां से भाग चुका था। अब यह साफ हो गया था कि शमसुद्दीन बेग का असली मकसद बादशाह और पूरी सल्तनत को तबाह करना था, लेकिन वह अब भी कहीं छुपा हुआ था और जल्द ही कोई बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था। सुल्तान ने हुक्म दिया, शमसुद्दीन बेग को जिंदा या मुर्दा पकड़कर हमारे सामने पेश किया जाए। अब यह जंग हमारी सल्तनत के भविष्य की जंग होगी। रियाज अब पूरी तरह तैयार था। उसे पता था कि यह जंग सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अकद्ल और हिकमत से जीती जाएगी। शमसुद्दीन बेग के भागने के बाद पूरे महल में सतर्कता बढ़ा दी गई थी। सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने सबसे वफादार सिपाहियों को हुक्म दिया कि वह किसी भी हाल में उसे पकड़कर लाए। मगर शमसुद्दीन बेग कोई मामूली दुश्मन नहीं था। वह सालों से इस दिन की तैयारी कर रहा था और अब वह खुलकर सामने आ चुका था। कुछ ही दिनों बाद खबर आई कि शमसुद्दीन बेग ने कुछ गद्दार अमीरों और बाहरी दुश्मनों की मदद से एक बड़ी फौज इकट्ठी कर ली थी। उसका मकसद था सल्तनत को तबाह करना और सुल्तान को हटाकर खुद बादशाह बनना। रियाज ने सुल्तान से कहा, ऐ सुल्तान, अब वक्त आ गया है कि हम इस गद्दार को उसके अंजाम तक पहुंचाएं। यह जंग सिर्फ आपके तख्त की नहीं बल्कि इंसाफ और हक की भी है। सुल्तान ने तलवार उठाई और कहा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे क्योंकि अल्लाह हमेशा हक वालों के साथ होता है। सुल्तान की फौज और शमसुद्दीन बेग की फौज एक खुले मैदान में आमने सामने आई। शमसुद्दीन बेग की आंखों में घमंड था। वह सुल्तान से बोला, जलालुद्दीन, आज तेरा दौर खत्म और मेरा दौर शुरू होगा। मगर सुल्तान ने जवाब दिया, जालिम चाहे जितना ताकतवर हो उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जंग शुरू हुई। तलवारें टकराईं, तीर चले, घोड़े दहाड़ते हुए दौड़े। मगर अल्लाह की मदद से सुल्तान की फौज ने गद्दारों को शिकस्त देना शुरू कर दिया। रियाज और असीम ने बहादुरी से लड़ाई की। आखिरकार रियाज ने शमसुद्दीन बेग के सामने जाकर कहा, तेरी साजिशें खत्म हो चुकी हैं, अब तेरा अंजाम तेरा इंतजार कर रहा है। शमसुद्दीन बेग ने आखिरी वार करने की कोशिश की, मगर रियाज की तलवार ने उसका खेल खत्म कर दिया। जंग खत्म हो गई। गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने दरबार में सबको इकट्ठा किया और ऐलान किया, आज यह सल्तनत फिर से अपने असली रास्ते पर आ चुकी है। यह सबक है उन लोगों के लिए जो गद्दारी का रास्ता अपनाते हैं। फिर उन्होंने रियाज को अपने पास बुलाया और कहा, आज हम तुझे सिर्फ एक गुलाम नहीं बल्कि इस सल्तनत का एक सच्चा सिपाही मानते हैं। तेरी वफादारी और हिम्मत की वजह से सल्तनत बची है। रियाज ने सिर झुका लिया और कहा,
यह सब अल्लाह की मदद और आपके इंसाफ की वजह से मुमकिन हुआ, ए सुल्तान। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गद्दारी का अंजाम हमेशा बुरा होता है और सच्चाई और वफादारी की हमेशा जीत होती है। इंसान को हमेशा हक और इंसाफ के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि यही रास्ता अल्लाह को पसंद है। ए अल्लाह, हमें हमेशा सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमें गद्दारों और फितने से बचा